माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 6। पहले 2 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। आप उनकी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हम पहले रिवीजन कर रहे थे पिछले वीडियोस का, लेकिन अभी हमने वो रोक दिया क्योंकि वीडियो का साइज़ बहुत लंबा हो रहा था, ताकि वो आपको प्रॉब्लम ना करे। अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप पिछली वीडियो का देख लीजिएगा जाके, और अगर मुझे फिर से वैसा कंटिन्यू करना है तो वैसा भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं तंतु से वस्त्र तक चैप्टर 3। इस चैप्टर में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो आपके एग्जाम में आ सके। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम गो थ्रू हो जाएंगे कुछ कुछ चीज़ों से। और मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ हल्का सा भी कुछ वर्ड आ रहा है तो मैं उसको एग्जाम से रिलेट करके आपको कुछ बता सकूँ, ताकि इस चैप्टर में से कुछ पॉइंट ऐसे जो हमको एग्जाम में हेल्प कर पाए। वैसे इसमें कुछ ऐसी खास चीज़ है नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, पर हम एक बार फिर भी जब चैप्टर है क्लास में 6 में, तो जब कंप्लीट कर ही रहे हैं बुक, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें शुरुआत में ये बताना चाह रहा है, 2 बच्चे हैं पहेली और पूजो। इन्होंने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इनको पुरस्कार राशि मिली। इनको अपने मम्मी पापा के लिए कुछ वस्त्र खरीदने थे। इसके लिए वो लोग गए दुकान में। दुकानदार ने उनको 2 वैरायटी कपड़े बताए, एक प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम। अब ये कंफ्यूज हो गए कि ये कौन कौन से होते हैं। तो अब इनके मन में उत्तेजना उठी कि ये कौन कौन से होते हैं, ये दोनों अलग अलग वस्त्र, इसका क्या प्रकार है, क्या चीज़ है, ये तो ये जानना चाह रहे थे। इसके लिए ही इन्होंने जानकारी इकट्ठा करना शुरू करा। दुकान से तो वो खैर एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी लेकर आए, लेकिन हमारे लिए पूरा चैप्टर पीछे छोड़ गए। तब उसे ही हम जानते हैं कि क्या है। अब पहेली और बूझो ने जब इतनी बार दुकानदार से जान ली कि 2 तरीके के वस्त्र है, प्राकृतिक और कृत्रिम, तब उन्होंने घर आके हर चीज़ को देखने लगी कि बेडशीट है हमारी, वो अलग कपड़े से बनी हुई है, कंबल अलग कपड़े का, पर्दे मेज पोस्ट तौलिए इन सब में अलग अलग कपड़े का यूज़ हुआ है। बोरे देखे, बोरे में भी अलग कपड़े थे। तो इसी तरह से हमारे लिए चैप्टर बन गया कि वस्त्रों में विविधता बहुत प्रकार की होती है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों को भी पहेली और बूझो जैसे जानना है कि अलग अलग वस्त्र किस तरीके से हो सकते हैं, तो आप एक टेलर की दुकान में जाइए। उसके पास सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लेषित यानी कृत्रिम सभी तरीके के वस्त्र होते हैं, तो उनके टुकड़े उठा के लाइए। ठीक है, अब उन टुकड़ों का करना क्या है, उन टुकड़ों के आपने किनारी देखी होगी कभी, किनारी में से छोटे छोटे से धागे निकले रहते हैं, जिन्हें हम तागे भी कहते हैं। आपने कभी कोई चुन्नी देखी होगी, या फिर कभी थान से कोई कपड़ा कटवाया होगा, तो उसके किनारों से रेशे निकले रहते हैं, इन्हें हम तागे कहते हैं। ठीक है, कभी इनको खींचिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर वो फ्रेशली कटा हुआ है और बहुत नीट तरीके से कटा है तो आपको नहीं मिलता है उसके किनारे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पिन की सहायता से या सुई की सहायता से उसको निकालने का कोशिश कीजिए। जैसे कि इसने निकाला, इस बच्चे ने, ये देखो, ये साइड से हाथ से निकाल रहा है ना, इसी तरह से आप निकालिए। जब आप इसको निकालेंगे ना, तो इस तरीके से जैसे इसमें दिखा हुआ है, एक टेबल पे रखिए। टेबल ये सपाट किसी भी जगह पे रखिए। क्रियाकलाप 3 में ये है। एक तंतु के बारे में जानना चाह रहा है। तागे तो हम पता कर चुके हैं कि तागे क्या है। एक कपड़े का किनारा जो निकल रहा है, धागा यानी, उसे हम तागा कहते हैं। ठीक है, अब जब उसे समतल स्थल पर रखेंगे, एक साइड से पकड़िए और दूसरी साइड से फिर नाखून से खुरचना शुरू कीजिए। जब आप खुरचेंगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे से तागे से और निकलते हुए दिखेंगे। ये तागे नहीं है, तंतु हैं, है ना, बहुत सारी लड़ियाँ निकलेंगी। कभी आपने सुई में धागा पिरोया है? जब आप सुई में धागा पिरोते हो तो कई बार हम बहुत बार जब उसका प्रयास कर लेते हैं, नहीं जाता, तो धागे में से बहुत छोटी छोटी सी तनियाँ निकलने लगती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया तंतु किसे कहते हैं, जो हमें सुई में धागा डालने में प्रॉब्लम करती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आगे के धागे को काट के जो बचा हुआ होता है उसको दोबारा डाल देते हैं सुई में, क्योंकि वो तंतु ही हमें परेशान करते हैं। अब 2 चीज़ आपको समझ में आई, तागे और तंतु किस अंतर। ठीक है, अब हम तंतु के बारे में बात करेंगे। धागे तो हमें पता लग गए कि धागों से मिलकर वस्त्र बन रहे हैं, लेकिन तंतु हमें कहाँ से मिलते हैं। तंतु सूती, जूट, रेशमी, ऊनी, रेशमी सब तरीके के होते हैं। तो 2 तरीके के इन्होंने बताए, प्राकृतिक और संश्लेषित। लेकिन प्राकृतिक भी 2 तरीके के होते हैं, एक पादपों से प्राप्त, एक जंतुओं से प्राप्त। पादपों से कौन कौन से मिलते हैं हमें, रुई, जूट। रुई और जूट हमें मतलब पौधों से प्राप्त होते हैं। रुई हमें फूलों के रूप में प्राप्त होती है खेतों से, और जो जूट होती है हमें तनों का एक भाग होता है, जूट पौधे के तनों का भाग होता है, जो हमें वहाँ से पादपों से प्राप्त होता है। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि खाने योग्य चीज़ कौन कौन से भागों से प्राप्त होती है पौधे के। तो हमने पढ़ा था कोई फूल खाते हैं हम, किसी का तना खाते हैं, किसी का जड़ खाते हैं। उसी तरह ये खाने तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से इसको व्यापारिक फसल कह सकते हैं, लेकिन ये पौधे के तने से प्राप्त होती है। दूसरी तरफ ऊन और रेशम जो है वो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन आपको भेड़ और बकरी से मिलती है, और अगर हम बात करें रेशम की, तो रेशम हमें कोकून नाम के कीड़े से प्राप्त होता है, जिसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा।
देखो, आपने ये देखा होगा ना, कोकून का ये कीड़ा है। कोकून का कीड़ा अपने पास जो कोकून है, वो इस तरीके से अपने आसपास रेशे इकट्ठे कर लेता है और उसको फिर किसान इस तरीके से हटाते हैं। अब इन्हें बुना जाता है, इनको इकट्ठा किया जाता है। यही कोकून का कीड़ा। अब आपको समझ में आया होगा कि कोकून का कीड़ा किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार बड़ा कर लेते हैं, एक सेकेंड। वेट कीजिएगा। ठीक है, हमने ये देख लिया कि अब आपको रेशमी तंतु, रेशम की कोकून से खींचा जाता है। कोकून कैसे कीड़ा था वो पहले, फिर उसने अपने आसपास कैसे गुच्छे बना लिए रेशम के, फिर बाद में किसानों ने अलग कर रहे हैं, तो एक कोकून नाम के कीड़े से प्राप्त होता है। जब आप इमेज में चीज़ें याद रखते हैं तो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है, इसीलिए मैंने कोशिश करा है कि इमेज में आपको दिखा दूँ। अब दूसरी बात आती है संश्लेषित तंतुओं की। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण का केवल प्राकृतिक तंतुओं के रूप में ही उपयोग होता रहा था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्रोत पादप और जंतु नहीं है, तंतुओं से निर्माण हुआ है। मतलब कि ऐसे तंतु जो कि ना कि पादप से बने हैं न जंतुओं से मिले हैं, हमने रासायनिक पदार्थों से जिनका निर्माण किया है, जिन तंतुओं का, उनको हम संश्लेषित तंतु कहते हैं। ठीक है, इनमें से पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और संश्लेषित तंतु। अगर आपको कभी ऑप्शन में आ जाए कि कौन सा इसमें प्राकृतिक और संश्लेषित तंतुओं का उदाहरण है, मिलान कर दीजिए, या फिर संश्लेषित तंतु कौन कौन से हैं, रेशम, जूट, एक्रेलिक, या फिर आपका हो गया कोई भी सूती, तो आप पता कर लोगे कि एक्रेलिक ऐसा है। तो एक बार हल्का सा गो थ्रू हो जाना इस चीज़ से, बस इतना है। ज़्यादा कुछ इतना आपको टफ चीज़ नहीं है ये समझने के लिए। कुछ पादप तंतु, जैसा कि हमने देखा कि तंतु दो तरीके के से हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक में भी दो तरीके हैं, पादपों से प्राप्त और तंतु, और जानवरों से प्राप्त तंतु यानी जंतुओं से प्राप्त। तो अभी यहाँ हम पादप तंतुओं की बात कर रहे हैं। पादप तंतुओं में कौन सा है? पहला, रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों में बत्तियां बनाई हैं? जब इनमें बत्तियों, इन्हीं रुइयों का उपयोग आपने रजाई और गद्दों में भी होता हुआ देखा होगा, तकिए भी इनसे ही बनते हैं। ठीक है, रुई आपको पता है किस तरीके की फसल है? रुई एक तरीके से आपको जहाँ काली मृदा पाई जाती है और जलवायु उष्ण होती है वहाँ पे पाई जाती है। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप ऐसे कुछ राज्यों का नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर इसको हम मैप के थ्रू चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार में आप मैप देख लीजिए, ये खोलते हैं। ये देखो, ये जो वाला इलाका है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का, इसमें 1.63 मिलियन हेक्टेयर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप वो उगा रहे हैं, कपास। ठीक है, ये जो है सबसे ज़्यादा है गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जोन। फिर आता है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब वाला जोन। मतलब ये समझ पा रहे हैं आप कि जहाँ पे ज़्यादा जलवायु उष्ण है और जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, ये वो एरिया है। फिर उसके बाद जो थोड़ी कम काली मृदा और जलवायु कम उसमें, वो ये एरिया है, और फिर ये एरिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस एरिया में इतनी क्यों है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक? क्योंकि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत एक तरीके से जलवायु द्वारा निर्मित आकृति है, स्थलाकृति है, और जहाँ से ये काली मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जलवायु का जब लावा था वो ठंडा होकर राख जो था वो एक तरह से काली मृदा, आप उसको समझ सकते हैं। काली मृदा इसी जगह पे ज़्यादा पाई जाती है। जब भी हम कभी भी ज्योग्राफी का पढ़ेंगे तो इस पूरी बात को समझेंगे कि यहाँ काली मृदा क्यों ज़्यादा पाई जा रही है। लेकिन अभी आपका समझने का तरीका यही है कि प्रायद्वीपीय भारत है, जलवायु द्वारा निर्मित है, सॉरी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, मैंने गलत बोल दिया, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, इसीलिए यहाँ पे काली मृदा पाई जा रही है। इतना सा बस पॉइंट याद करना है। अगर आप इतना कीवर्ड याद करेंगे तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं कि कौन कौन से रीज़न है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत आपको पता ही होगा। दोबारा से लौटाते हैं। ठीक है, हमने जल जगह का नाम बता दिया जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास के पादप, कपास के पादप के फल, कपास गोलक। आपने कपास गोलक देखे होंगे, देखो पेड़ों पे गोल गोल से लगे हुए हैं, इनको कपास गोलक कह रहे हैं।
लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। अब आप कपास तंतुओं से ढके बिनौले बीज यानी कपास के बीज जो हैं से देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा खेत देखा है जहाँ पर चुने जाने के लिए तैयार कपास चुने जाने के लिए तैयार है? इस समय खेत कपास के परिपक्व फूलों से इतना श्वेत हो जाता है कि हिम से ढका हुआ लगता है। जब कोई कपास का खेत ऐसा होता है कि वो पूर्ण परिपक्व कपास में होती है तो वो बिल्कुल इतना वाइट होता है कि जैसा होता है कि हिम की चादर चादर ढकी हुई है बहुत दूर दूर तक। लेकिन उसमें ना छोटे छोटे से बीज होते हैं। कभी आपने देखा हो कि कपास का जब कोई हिस्सा हो छोटे छोटे से बीज होते हैं और नीचे का हिस्सा जो होता है बॉल जो होती है उसको हाथ चेन मतलब हस्त चेन द्वारा अलग करते हैं कंकतन को। लेकिन अब क्या मशीनों से अलग थोड़ा सा हो जाता है तो उसको कपास को ओटना कहते हैं। जैसे कि आप इस तरह से देख रहे होंगे कि कपास ओट रहे हैं और उसका जो कंकतन है उसको अलग कर रहे हैं उससे। अब मशीनों द्वारा ये काम किया जाता है, पहले इनको हाथों द्वारा किया जाता था। अब बात आती है पादप निर्मित ही तंतुओं में। दूसरा है जूट, हमने दो पढ़े थे, एक हमारा रुई, दूसरा हमारा जूट। अब जूट के बारे में पढ़ते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। अभी हमने बात करी थी कि बताया था पहले कि पटसन यानी जूट पादप के तने से प्राप्त होता है हमें और इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। इस बात को ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल चीज़ है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, मतलब जब उसका फूल उग रहा होता है उस अवस्था में उसको काट लेते हैं। फसल की कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिन पानी में भिगो के रखा जाता है। जब तने उसकी गल जाते हैं तो उसको तंतु पटसन के तंतुओं से हाथ द्वारा उसको पृथक कर लिया जाता है, मतलब हाथों से उसको अलग कर लेते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को जो तंतु हैं तंतुओं मतलब छोटे छोटे से रेशों को मिला के तागों में एक धागे में परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसा कैसे किया जाता है? ऐसा करने के लिए हम देखते हैं तागे कैसे बनते हैं। सूती तागे की तराई कताई। क्या आपने सूती तागे का बनाने का प्रयास किया? कभी आप रुई लीजिएगा, ठीक है, ये आपको यही बताना चाह रहे हैं कताई कैसे करते हैं। और कभी आप रुई लीजिएगा, रुई को दोनों हिस्से से पकड़िएगा और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से खींचने की कोशिश कीजिएगा, उसको हल्के हल्के रेशे निकलते जाते हैं और साथ ही साथ उसको फोल्ड भी करते जाइएगा तो एक बहुत टाइट सा धागा बन जाता है। इसी को कताई कहते हैं। रुई के जो पुंज के रेशे को खींच कर ऐंठते रहिए, जैसे कि दिखा रहा है ना, हल्का सा खींचता भी जा रहा है और उसका पतला पतला सा रेशा बनता जा रहा है और उसको मोड़ते रहिए ताकि वो टाइट हो जाए, तो इस तरीके से वो तागा बन जाता है। वो तंतु से तागा बनता है क्योंकि हम उसके तंतु खींचते हैं और तंतु को टाइट करते जाते हैं और तागा करते जाते हैं। इसी टाइट करने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं, ठीक है। एक पुंज से रेशे को खींचते ऐंठते रहिए, ऐसे रेशे पास पास आते जाएंगे और तागा बन जाएगा। कताई के लिए एक सबसे सरल युक्ति जो होती है वो हस्तकुआ होती है, जिसे तकली कहते हैं। ये आप तकली देख रहे हैं, ये तकली है। सबसे सरल युक्ति कताई की जो होती है वो हस्तकुआ होती है, तकली से कहते हैं। दूसरी जो है युक्ति प्रयुक्त होती है वो चरखा है। चरखे को आप जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक पक्ष के रूप में यूज किया था, जो कि हमारे आत्मनिर्भरता का प्रतीक था उस टाइम पे। ब्रिटेन से जो आयातित माल होता था उसके बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया था कि आप अपना वस्त्र खुद बनाइए, ब्रिटेन से आने वाले जो वस्त्र हैं उनका बहिष्कार कीजिए। वृहद पैमानों पर तागों की कताई का कार्य मशीनों से किया जाता था उस टाइम पे। तो तागों का प्रयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कताई के पश्चात जो तागे बनते हैं उनका उपयोग वस्त्र बनाने के लिए करते हैं। पहले हमने रुई तंतु से तागा बनाया, तागे का क्या करेंगे, हम वस्त्र बनाएंगे। अब तागे से जो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है उसको बुनाई या बंधाई कहते हैं। दो तरीके से बनते हैं, बुनाई या बंधाई। इंग्लिश में बुनाई को कहते हैं वीविंग, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। इसमें ना आपको एक तरीका बताया गया है, देखो कि आप कैसे करोगे। दो कागज लिए हैं, ए में लाल कागज, दूसरे में ग्रीन कागज। ग्रीन कागज को लड़ियों में काट दिया है और लाल कागज की लड़ियाँ अलग कर दी हैं। ये देखो, ये आपने इसमें लड़ी देखी होंगी, ये जो लाल लाल लड़ियाँ पड़ी हुई है ना नीचे, इस तरह से कर दिया और उसको उसमें पिरो दिया। फिर आपको ये डी मिल गया है जो सी में जिस तरह से पिरो, पहले ए और बी है, दोनों की कटिंग करी। कटिंग के बाद उनको बी को सी में, सॉरी, ए जो कागज़ था उसको बी में पिरो दिया तो ये सी वाला शेप बन गया। जब पूरा पिरो दिया तो ये डी वाला शेप बन गया। इसी तरह से हम करघों द्वारा काम करते हैं, हथकरघों द्वारा जो काम किया जाता है, करघे द्वारा बुनाई की जाती है। बुनाई इसी तरह से की जाती है। आपने कभी स्वेटर की बुनाई देखी होगी, स्वेटर की बुनाई इसमें तो हमने दो तरीके का कागज़ का उपयोग किया है ना, लेकिन जो स्वेटर की बुनाई होती है उसमें एक ही तरीके का, आपने एक वो देखा होगा, नीटिंग करते हैं, एक ही तरीके की बुनाई करते हैं तागों की। कभी कोई एक हरा ऊन है तो हरे ही, जैसे इसमें हरा ऊन है तो हरे ही ऊन से पूरी पूरी स्वेटर बुन देते हैं। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के तागे को खींच कर देखा है? ऐसा क्या होता है,
एकल तागा लगातार खिंचता चला जाता है और वस्त्र उधरता जाता है। कभी आपने कोई किसी चीज़ को खींचना, मैंने जैसे बताया था चुन्नी को, कभी बहुत पतली सी जॉर्जेट की चुन्नी थी, एक चुन्नी को खींचोगे तो पूरी चुन्नी एक साथ सिमट की आ जाती है। बहुत पतली चुन्नी जिसके कपड़े होते हैं इस तरीके से। और हाँ, जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, ये वाली शेप, सॉरी ये वाली शेप, कभी आप किसी धागे को दूर से धूप में ले जाके देखना ऊपर की तरफ, उसमें यही बहुत छोटे 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 शेप बनी हुई होती है, इसी तरह से बुनाई होती है। बहुत छोटे छोटे धागे एक दूसरे में पिरोए रहते हैं और ऐसे बुनाई की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने के लिए होता है। बहुत सारी वस्तुएं बनती है ना, मतलब सेम प्रोसेस से हम कुछ भी बना सकते हैं। पैंट शर्ट, आप जिस भी चीज़ को देखेंगे ना उसमें यही स्ट्रक्चर यूज हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि कपड़ा बन उससे रहा है, लेकिन बना के कुछ भी कपड़ा लो, लेकिन कपड़ा तो बन रहा है ना। अब वस्त्र का इतिहास जानते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां, जंतुओं के चर्म समूर से बने शरीर ढकते थे। तो आपने भी सुना होगा कि प्राचीन काल में लोग पेड़ों की छालों से अपने शरीर को ढकते थे, या फिर कभी किसी की मांस को छील के, या फिर उसको अपने आप धागे से पिरो के, या फिर किसी जो तनी होती है ना छोटी सी, पेड़ पतली सी तनिया, जो वो तना जो होता है पेड़ का जो मुड़ जाता है, उसमें डाल के उसको पहनते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों और घास से बुनकर चटाइयाँ, डालियाँ, टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन, बालों को वो आपस में ऐंठ कर लड़ियाँ बनानी बनाकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिसमें प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों की बहुत सी विभिन्नताएं आई, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है? आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ पहनने, पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हमारे देश में खाए जाने वाले भोजन में अधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों और पहनने की वस्तुओं में भी बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। देखो ये कहना चाह रहा है कि जब कृषि नहीं थी, उससे पहले लोग कपड़ों के रूप में पेड़ों की छालों का उपयोग कर रहे हैं, पत्तों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कृषि आने के बाद उन्होंने ऊन और बालों के ऐंठन, मतलब जानवरों को उनको पहचानने लगे, तो उन्होंने फिर वो जो कपड़ा बनाने लगे रुई से या फिर जानवरों से प्राप्त से, तो वो मेन रूप से रुई और फ्लेक्स दो तरह की चीज़ों का उपयोग करता था, कृषि कार्य से मिलता था। मिस्र में वो नील नदी के किनारे और भारत में वो गंगा नदी के किनारे मिलता था सिर्फ। तो उसके बाद वो उन्होंने सिर्फ पूरा का पूरा कपड़ा बना के उससे ढकने लगे अपने आप को। फिर जब सुई का आविष्कार हुआ तो वो कुछ शेप में कपड़ा बनाने लगे, जैसे शर्ट बनाई, पैंट बनाया, अगर ये नहीं गए तो कुछ भी बनाया। लेकिन साड़ी कुछ सिली हुई नहीं होती है, साड़ी एक सिंपल कपड़ा होता है जिसमें सुई का कहीं उपयोग नहीं है। लेकिन आज भी हम ऐसा देख पा रहे हैं ना कि लुंगी हो, धोती हो, साड़ी हो, पगड़ी हो, कहीं से सिली हुई नहीं होती, लेकिन आज भी उसका यूज़ होता है, क्योंकि उस टाइम से हमारा प्रचलन चलता हुआ आ रहा है, दिखा रहा है कि पहले के टाइम में क्या होता था और आज के टाइम में क्या है। जब सुई का आविष्कार आया है तो साड़ी से लोग सूट पे भी आने लगे, तो वही वो विकास का प्रक्रिया दिखा रहा है हमें, ठीक है। रुई हमें पता लग गई, कोकून नाम के पौधे, सॉरी, रुई हमें पादपों से मिल रही है, ठीक है, ये हमने पता कर लिया। वस्त्र हमें पता ही लग गया कैसे बनते हैं। वस्त्र बन रहे तंतुओं से बनते तागे, तागे से बन रहे वस्त्र। तंतु क्या है? वस्त्र को जब खींचते हैं तो निकलता है तागा, तागे को खींचने पर निकलता है तंतु। कताई समझ में आ गई, वो बुनाई समझ में आ गई, तागा भी समझ में आ गया होगा। वस्त्र सामग्री और वस्त्रों की विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है, मतलब कहने का मतलब ये, वस्त्र बन रहे तागों से, तागे बनते हैं तंतुओं से। तंतु प्राकृतिक होते हैं और कृत्रिम, संश्लेषित या कृत्रिम, कुछ भी कह सकते हैं। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर कुछ कृत्रिम तंतु हैं। रुई, जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, ये हमने सब क्लियर किया, क्योंकि हमें पेड़ों से मिल रहे हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कह रहे हैं, समझ गए ना। तंतुओं से हम तागा जो बना रहे हैं उसको हम कताई कह रहे हैं। कताई के लिए हस्त कताई है, ये हमने जाना भी। कताई के लिए सबसे बड़ी क्या प्रक्रिया है? हस्त तकुआ, जैसे तकली भी कहा जा रहा है। दूसरा क्या है? चरखा।
कहाँ चला जाता है ये? धागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनता है, ठीक है। और दो तरीके से हमने देख लिया, ये कार्गो द्वारा हो रही है और दूसरी बुनाई है स्वेटर की तरह बुनाई जो हो रही है हथकरघा। और वैसे ही स्वेटर की बुनाई मतलब वो दो तरीके से धागों से जो हो रहा है, ये दो तरीके की चीज़ें ये लेके हो रहा है और एक ही धागे से पूरी बुनाई हो रही है। तो हमने दो बुनाई भी देख ली। ये होता है यहाँ चैप्टर का अंत। अब हम मिलेंगे आपको अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।